पिछले पार्ट में जिनवू ने डीमन मोनार्क बैरन को हरा दिया था और अब उसे प्योरिफाइड ब्लड ऑफ डीमन मोनार्क मिल चुका है और अब उसके पास एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए तीनों इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं। जिसके बाद जिनवू सिस्टम को क्राफ्टिंग करने के लिए कह देता है। जब क्राफ्टिंग पूरी होती है वो देखता है कि टोटल 6 बॉटल्स बनी है। एलिक्सर ऑफ लाइफ को असर करने के लिए किसी को भी पूरी बॉटल को ही पीना होगा। जिनवू सोच ही रहा था कि क्या इससे फाइनली उसकी माँ ठीक हो पाएगी या फिर नहीं। तभी वहाँ आयरन आता है और वो काइसर की बॉडी लेकर आया था। जिनवू उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद वो काइसल की भी शैडो एक्सट्रैक्शन शुरू कर देता है। क्योंकि जिनवू उसका नाम भूल चुका था वो उसका नाम काइसल रखता है। इससे तो हम बड़ी जल्दी महल में चले जाएंगे, फिर वहाँ हम पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं। लेकिन जिनवू जल्दी से जल्दी अपनी माँ के पास जाना चाहता था और वो अपने रिवॉर्ड्स में से एक रून स्टोन को निकालता है। इस रून स्टोन की मदद से उसे एक नई एबिलिटी मिलती है, शैडो एक्सचेंज। इसकी मदद से वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर्स के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन वो इसे 3 घंटे के अंतराल में ही यूज कर सकता है। तुम यहाँ से अकेले ही चले जाना, मेरे पास अभी इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। इसीलिए उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी जगह पर एक शैडो सोल्जर आ चुका था और जिनवू ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंचा हुआ है। वो इस एबिलिटी को दोबारा 3 घंटे बाद ही यूज कर सकता है। तो वो काइसल को समन करता है और उस पर बैठ के हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर वू गन ही अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। वो स्ट्रॉन्ग हंटर्स की मैजिक पावर्स का यूज करके एंट्स को उनकी क्वीन से दूर करेंगे, जिसके बाद वो रेडियो वेव्स का यूज करके उनकी कम्युनिकेशन को तोड़ देंगे। जिसके बाद दूसरी टीम जाकर नेस्ट में क्वीन को मार देगी, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है कि रेडियो वेव्स उनकी कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर भी पाएगी या फिर नहीं। क्या तुम जिनवू से कांटेक्ट कर पाए? नहीं, अभी तक हमारी उससे बात नहीं हुई है। इसके बाद हम बाइक को देखते हैं जो कि अपने पुराने दोस्त ब्यूंग के साथ बियर पी रहा था। ब्यूंग एक एस रैंक हीलर है और शायद वो एक अकेला ही एस रैंक हंटर है जो कि इतनी जल्दी रिटायर भी हो गया है, वो भी बिना किसी चोट के। ब्यूंग उससे पूछता है कि क्या वो सच में उस आइलैंड पर वापस जा रहा है, ये सब जानते हुए भी कि मिनसक के साथ वहाँ पर क्या हुआ था। बाइक कहता है कि वो इसीलिए वहाँ जा रहा है, अगर उन एंट्स को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो इस पूरी कंट्री को तबाह कर देंगे। वो सब तो ठीक है, पर अगर तुम मुझे बुलाने आए हो तो मैं पहले ही बता दूं, मैं उस नर्क में नहीं जाने वाला। मैं तुम्हें बुलाने आया भी नहीं था, मैं बस तुमसे मिलने आया था, फिर शायद दोबारा हमें मिलने का मौका ना मिले। आगे भी उसे बताता है कि वो यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाना चाहता है और इस खून खराबे से दूर रहना चाहता है। दूसरी तरफ जिनवू हॉस्पिटल में आ गया है जहां वो अपनी माँ की गर्दन पर एक जलने का निशान देखता है, जो कि बचपन में तब हुआ था जब गलती से उसने उबलता हुआ पानी अपनी माँ पर डाल दिया था। लेकिन उस वक्त भी उसकी माँ को खुद से ज्यादा उसी की फिक्र हो रही थी। क्या ये एलिक्सर काम करेगा? अभी तक सिस्टम ने कई मिरेकल्स परफॉर्म किए हैं, इसी की वजह से एक ई रैंक हंटर एस रैंक हंटर बन चुका है, मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी माँ को एलिक्सर ऑफ लाइफ पिला देता है। वो पोशन तुरंत ही उनके ऊपर असर करना शुरू कर देता है और जो वो जलने का निशान था वो भी उसे ठीक कर देता है। अब जिनवू अपने मॉम के जागने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि अब तक उसने जो कुछ भी किया था वो उन्हीं के लिए था। थोड़ी देर में जब चांद की रोशनी उनके ऊपर आती है, जिनवू की मॉम उठकर बैठ जाती है और उसे बुलाती है। वो उससे पूछती है कि वो कितने समय से सो रही थी। जिनवू उसे बताता है कि 4 साल से। जिसके बाद वो जिना के बारे में पूछती है। जिनवू उसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और पढ़ाई भी काफी अच्छे से कर रही है। तुम कितने बड़े हो गए हो और अपनी बहन का भी ख्याल रखा, और ये चोट, तुमने सच में काफी मेहनत की है। जिनवू कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो रोता ही जाता है। अगले दिन एक डॉक्टर हेड फिजिशियन को बताता है एक पेशेंट इटर्नल स्लंबर से जाग चुका है, उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और उनके रिलेटिव्स जल्दी से उन्हें डिस्चार्ज कराना चाहते हैं। इसी दौरान जिना भी अपनी माँ से मिलने जाती है और रोते हुए उसे जाके गले लगा लेती है। वहीं ये सब देखकर जिनवू सोचता है कि उसने अभी तक जितनी भी मेहनत की थी उसका रिवॉर्ड उसे अब जाकर मिला है। दूसरी तरफ गन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और मीडिया को जजू आइलैंड पर होने वाले चौथी रेड के बारे में बता रहा था। इसमें कोरिया के साथ साथ जापान के भी एस रैंक हंटर्स जाने वाले हैं। वहीं ए और उससे कम रैंक वाले हंटर सपोर्ट की तरह काम करेंगे। ब्यूंग भी इस न्यूज को देख रहा था और उसे अपने पास की याद आती है जब जजू आइलैंड पर तीसरी रेड होने वाली थी, जिससे पहले बाइक, ब्यूंग और योनसक डरे हुए थे। जब हम लोग इतने डरे हुए हैं तो जिनके पास पावर्स नहीं है वो कितने डरे होंगे, तो इसे हमें ही करना होगा। दूसरी तरफ जिनवू और जिन्हा अपनी मॉम को घर ले आते हैं जहाँ चारों तरफ कबाड़ी फैला था। मेरी गैर हाजिरी में यहाँ क्या हुआ था? लेकिन तभी उनकी माँ कहती है कि वो तीनों मिलकर इसे साफ करेंगे। जिसके बाद वो तीनों मिलकर सफाई शुरू कर देते हैं। अपनी फैमिली को फिर से साथ में देखकर जिनवू काफी खुश था, लेकिन उसे किसी चीज के बारे में डर भी लग रहा था। उसे लगता है कि उसने अपनी हंटर की जिंदगी में किसी लाइन को क्रॉस कर दिया है जिससे वो वापस नहीं आ सकता। क्या तुम्हारे फादर की कोई न्यूज आई? मुझे पता चला कि तुम एस रैंक के हंटर बन गए हो। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे फादर पहले फायर फाइटर थे, जिसके बाद वो एक हंटर बन गए। वो हमेशा ही लोगों को बचाना चाहते थे, इसलिए मैंने उनसे शादी की थी। तुम
तुम भी बिल्कुल उन्हीं पर गए हो। तभी जिन्वू को एक कॉल आता है। इसके बाद हम हंटर एसोसिएशन को देखते हैं, जहां अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और कॉन्फ्रेंस की खत्म होते ही उन्हें अमेरिका के नेशनल लेवल हंटर थॉमस एंड्रे ने कांटेक्ट किया था। पर उन्हें लगता है कि एक हंटर जो कि देश की मिलिट्री जितना स्ट्रांग होता है, वो भला दूसरे देश के मैटर में अपनी टांग क्यों अड़ाएगा। दूसरी तरफ उस कॉल के बाद जिन्वू हंटर एसोसिएशन पहुंचता है, जहां गन ही चाहते थे कि वो भी इस रेड को ज्वाइन करे। वो जानता है कि उस रेड पर वो आसानी से लेवल अप कर पाएगा, पर जो उसका मेन गोल था वो तो पूरा कर चुका है और फालतू में लड़ने की अब उसके पास कोई वजह ही नहीं बची है। वो मना करने ही वाला था, तभी उसे बहुत ज्यादा माना फील होता है। ये देखकर गन ही उसे बताता है कि कुछ एस रैंक हंटर्स जिम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चाहे तो वो उन्हें देखने जा सकते हैं। दूसरी तरफ जिम में हम बाइक को देखते हैं, जो कि एक अपोनेंट के साथ रेसलिंग कर रहा था, जो अपनी स्किल से उसे नीचे पटक देता है और उससे कहता है कि उसे अपने लोअर बॉडी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन बाइक हार नहीं मानता और फिर से रेसलिंग शुरू कर देता है। जिन्वू ताकत में बाइक को स्ट्रगल करता हुआ देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर चॉय आ जाता है, जो उसे बताता है कि अगर बाइक अपनी पूरी ताकत यूज करता तो वो उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। और बाइक के अपोनेंट का नाम मैट डोंगवुक बताता है, जो कि फेम गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। वो अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं यूज कर रहे? लोगों के सामने वो अपनी ताकत को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि लड़ाई के वक्त वो एक मॉन्स्टर जैसा बन जाता है। तभी वहां पर जापान के हंटर्स आ जाते हैं। तभी उनका गिल्ड मास्टर गोटो ऊपर जिन्वू को देखता है और उसके बारे में पूछता है। हानेकावा बताती है कि वो जिन्वू है, कोरिया का 10th एस रैंक हंटर। उसे देखकर गोटो को लगता है कि वो जरूर असासिन टाइप हंटर होगा, पर हानेकावा बताती है कि वो एक मजिशियन टाइप है। वहीं चाहे और लिम भी उसकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं। दूसरी तरफ बाइक अभी तक उसी से फाइट कर रहा था। वहीं उन दोनों को लड़ता हुआ देखकर हानेकावा को वो काफी कमजोर लगते हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसने पास से हमेशा गोटो को लड़ते हुए देखा है। ये बात पीछे आता हुआ पाक जोंगसू सुन जाता है, जो कि नाइट्स गिल्ड का मास्टर है। हानेकावा कहती है कि उसने कभी भी पार्क के बारे में नहीं सुना, तो उसका असिस्टेंट बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक ए रैंक हंटर है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका गिल्ड टॉप 5 में आता है। तभी वहां पर चाहे और लिम आ जाते हैं और उनकी बहस को शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्क पीछे नहीं हटता। तो इस मौके को देखकर गोटो उनसे कहता है कि उन्हें एक फ्रेंडली मैच रखना चाहिए, जिसमें सिर्फ एस रैंक हंटर्स ही हिस्सा लेंगे, जिसके रूल्स वो सभी मिलकर डिसाइड कर सकते हैं। गनी कहता है कि इसमें असासिन टाइप और मजिशियंस हिस्सा नहीं लेंगे, तो इसमें सिर्फ कॉम्बैट टाइप हंटर्स ही हिस्सा लेंगे। जिसके बाद बाइक रूल्स बताता है, जिसकी भी कलाई पकड़ी गई या उसके पीठ पे हाथ लग गया या फिर वो नीचे गिर गया, वो हार जाएगा। और ये 1v1 नहीं होने वाला है, ये एक प्रॉपर बैटल रॉयल होगा, जैसा कि असली लड़ाई में होता है। सारे रूल सेट होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं और जापान और कोरिया की तरफ से 4-4 हंटर्स इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। कोरिया और जापान गिल्ड के मेंबर्स आमने सामने खड़े थे। लगता है गोटो नहीं लड़ने वाला, पर उसकी वजह से मुझे एस रैंक्स की फाइट तो देखने को मिलेगी। वहीं एरिना में डोंगवुक अपने साइज को और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है, जिसके बाद उन सभी की फाइट शुरू हो जाती है, जहां डोंगवुक केंजो से लड़ने वाला है, क्योंकि वो दोनों ही अपनी स्ट्रेंथ को नापना चाहते थे। दूसरी तरफ होशिनो लिम के साथ लड़ रहा था, लेकिन लिम के लिए उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो एक रेंज टाइप फाइटर है। पर होशिनो की मूवमेंट्स की वजह से बाकी के हंटर्स भी उनकी लड़ाई के बीच में आ जाते हैं। तभी डोंगवुक अपने साइज को और भी ज्यादा बड़ा करके केंजो से लड़ने लगता है और वो एरिना को बड़ी ही आसानी से तोड़ रहे थे। मिस्टर चेयरमैन, ये एरिना टॉप लेवल के जेम से बना है ना? जहाँ तक मुझे याद था, पर लगता है हमें इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाना होगा। वहीं बाइक कुमा से लड़ रहा था, लेकिन कुमा की फटी पड़ी थी, तो वो बस उसके हमलों को डॉज ही करता रहता है। तो बाइक अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाकर कुमा के ऊपर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंजो ने डोंगवुक को हरा दिया था और ये पहली बार था कि किसी ने उसे जमीन पर पटका हो। होशिनो ने भी लिम को हरा दिया है। वहीं बाइक और कुमा अभी भी लड़ ही रहे थे, लेकिन तभी बाकी के हंटर्स भी उसी के सामने आ जाते हैं। इन्हें क्या लगता है मैं चाहे से भी कमजोर हूँ? दूसरी तरफ चाहे एक लड़की से लड़ रही थी और वो उसके ऊपर भारी पड़ रही है। चाहे के फाइटिंग स्टाइल की वजह से उसका निकनेम डांसर पड़ा है। बाइक 2 अपोनेंट से एक साथ लड़ रहा था, तो चाहे जल्दी से अपने अपोनेंट को आउट करके उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी कुमा उसके पीछे से आ जाता है। अपने रिफ्लेक्स की वजह से वो खुद को कंट्रोल करना भूल जाती है और जरूरत से ज्यादा फोर्स से उसके ऊपर अटैक कर देती है। घायल होने की वजह से कुमा अपने बर्जर्क फॉर्म में आ जाता है, जो देख के उसके गिल्ड के मेंबर्स परेशान होने लगते हैं। क्या हमें इसे रोकना चाहिए? जब तक मामला सीरियस नहीं हो जाता हम इसे चलने देंगे। वहीं कुमा बड़ी ही तेजी से चाही पर हमला करता ही जाता है। कुमा अब मैच जीतने के बारे में नहीं, चाही को खत्म करने के बारे में सोच रहा था और वो चाही पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि जिन्वू ने उसके अटैक को रोक लिया था, क्योंकि ये फ्रेंडली मैच से तो कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। कुमा उसके ऊपर भी हमला करने जाता है, पर अगले ही सेकंड में उसने उसे जमीन पर पटक दिया था। मिस चा, मुझे लगता
लगता है आपको हार मान लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइक भी हार चुका है और उसे लगता है कि अगर वो पूरा भी ट्रांसफॉर्म हो जाता तब भी मैच का रिजल्ट नहीं बदलता। ये भला कहाँ से मेज टाइप हंटर लग रहा है। इसके बाद गोटो की असिस्टेंट जिनवू के पास जाती है। गोटो आपके साथ फाइट करना चाहते हैं, लगता है वो मेरी ताकत को नापना चाहता है। ये मेरे लिए भी अच्छा मौका है, मुझे पता लग जाएगा कि डीमन कासल के बाद मेरी ताकत कितनी बड़ी है। ये क्या मुझसे लड़ने के बारे में सोचकर स्माइल कर रहा है। वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है, पर एक शर्त पर। आपको अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। वही न्यूज में जेजू आइलैंड की रेड के बारे में बताया जा रहा था और जूही भी इसे देख रही थी, तो वो एसोसिएशन को कांटेक्ट करती है ताकि वो सपोर्ट टीम को ज्वाइन कर सके। वहीं एरिना में चाहे सोच रही थी कि क्या उन्हें इस लड़ाई को रोकना नहीं चाहिए। अगर ये कोई नॉर्मल मेज वर्सेस कॉम्बैट टाइप होता तो हम इसे जरूर रोकते, पर तुम भी जानती हो कि जिनवू में नॉर्मल कुछ भी नहीं है। जिनवू अपनी स्ट्रेचिंग पूरी करके कहता ही है कि मैच को शुरू करें, लेकिन उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही वो उसके ऊपर हमला कर देता है। मेरी बात तो पूरी करने देता यार। इसके बाद गोटो फिर से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। सारे हंटर्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि गोटो की मूवमेंट्स को वो फॉलो भी नहीं कर पा रहे थे और जिनवू उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था। लेकिन चाहे देखती है कि वो सिर्फ डॉज नहीं कर रहा है बल्कि अपने अपोनेंट की ताकत को भी मेजर कर रहा है। पर इस दौरान वो स्माइल भी कर रहा था, जिसकी वजह से गोटो का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो अचानक से ही अपनी पावर को बढ़ाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। इस अटैक को डॉज करने के दौरान जिनवू के गाल पर एक खरोंच आ जाती है और जब वो अपने दूसरे हाथ से उस पर हमला करता है, जिनवू उसके हाथ को ही पकड़ लेता है। ये मेरी कलाई को भी पकड़ सकता था, पर इसने मेरी हथेली को पकड़ा। क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? अगर मैं तुम्हारी कलाई को पकड़ता तो मैच खत्म हो जाता। मुझे नहीं लगता कि तुम भी ऐसा चाहते हो। इसके बाद फाइट थोड़ी सीरियस हो चुकी थी और वो दोनों ही पीछे जाकर अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। इस चीज को सभी एस रैंक हंटर्स भी नोटिस कर लेते हैं। अगर ये और आगे बढ़ा तो दोनों सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। तो जैसे ही वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सारे हंटर्स बीच में आ जाते हैं और उन दोनों को ही पकड़कर रोक देते हैं। इसके बाद डोंगवुक जिनवू के पास आकर उसकी तारीफ करता है। वहीं जिनवू ने इन सभी चीजों के दौरान अपने 5 सोल्जर्स को उनकी शैडोज में हाइड कर दिया था और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद गोटो वहां से चला जाता है और जिनवू चेयरमैन के पास आकर बताता है कि वो जेजू आइलैंड की रेड पर नहीं जा रहा है। आगे गोटो वाइस गिल्ड मास्टर से बात कर रहा था। यहाँ पर एक कमाल का हंटर है, संग जिनवू। वो कितना भी कमाल का हो, आपसे ताकतवर तो नहीं होगा। तुम्हें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। इतना कमाल का है वो, पर रेड लिस्ट में तो उसका नाम ही नहीं है। दूसरी तरफ चाहे भी देखती है कि जिनवू रेड पर नहीं जा रहा है, फिर भी उस आइलैंड पर 15 एस रैंक हंटर्स जा रहे हैं। इतनी ताकत काफी होगी, इस बार हम आइलैंड का किस्सा खत्म ही कर देंगे। दूसरी तरफ बाइक भी देखता है कि ब्यूंग भी रेड पर नहीं जा रहा है। जिनवू जब घर पर आता है, वो देखता है कि उसकी माँ ने उनके लिए खाना बनाया है, जिसके बाद वो सभी बैठकर साथ में खाना खाते हैं और यही वजह है कि जिनवू रेड पर नहीं जाना चाहता। वहीं जेजू आइलैंड पर खाने की कमी होने की वजह से सभी एंट्स एक दूसरे को ही खाने लगी हैं। मुझे एक ताकतवर बच्चा चाहिए जो इतना स्ट्रॉन्ग हो, जो हमारी किंगडम को लीड कर सके। तभी उस बड़े से एग वाला एंट मूव करने लगता है और थोड़ी देर में ही अपने अंडे से बाहर आ जाता है। पर अंडे के बाहर आते ही वो खुद का कलर चेंज करने लगता है और ये बाकी एंट से और भी ज्यादा ह्यूमन जैसा दिख रहा था। वो जब चिल्लाता है, उसकी मैजिकल एनर्जी आसमान को छू जाती है। दूसरी तरफ न्यूज में उन्हीं एंट्स के बारे में बताया जा रहा था। ये एंट्स बहुत बड़ा खतरा है जो कि तेजी से इवॉल्व होती हैं। तीसरी रेड पर ये सिर्फ चल सकते थे, पर अब ये पहले से भी ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं और अब उड़ने लगे हैं। साथ ही पहले से भी ज्यादा अब ह्यूमनॉइड फीचर्स आ गए हैं। वहीं हान जिन्हों से कह रही थी कि वो भी सपोर्ट टीम को ज्वाइन करना चाहती है। तुम क्या करोगी ज्वाइन करके, तुम तो ई रैंक हो। लेकिन ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वहीं जूही और काफी सारे और हंटर्स सपोर्ट टीम को ज्वाइन करने जाते हैं और अगले दिन जेजू आइलैंड पर रेड की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले काफी सारी शिप्स पूरे आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शिप्स पर हंटर्स भी मौजूद हैं ताकि अगर कोई एंट वहां से बाहर आ जाती है तो वो उसे मेनलैंड पर जाने से रोक सके। वहीं जापान के कोस्ट पर कई सारे हंटर्स भी हैं जो कि सपोर्ट के लिए आए हैं। जाने से पहले डोंगवुक अपने वाइस गिल्ड मास्टर से कहता है कि वो उसकी गैर हाजिरी में सारी चीजें संभाल ले। वहीं ली मिनसक को भी इसी जगह पर पोजीशन कर दिया गया था। तुम्हारा दिमाग खराब है, ली मिनसक इतनी आगे क्या कर रहा है, इसे पीछे भेजो। इसके बाद हम वहां पर काफी सारे हंटर्स को भी देखते हैं, जहां सबसे आगे ए और बी रैंक के हंटर्स खड़े थे और उनके पीछे वाली लाइन में उससे कम रैंक के। तभी बाइक देखता है कि ब्यूंग भी इस रेड को ज्वाइन करने के लिए वहां आ चुका है। दूसरी तरफ जापान के हंटर्स उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। आगे कोरिया के हंटर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। उनके साथ एक कैमरामैन भी है जो कि असल में एक ए रैंक हंटर है। जब वो सभी आइलैंड पर पहुंचने वाले थे, गोटो के इशारे पर सभी हंटर्स अपना ऑरा रिलीज करने लगते हैं। उनकी
एनर्जी के रिलीज होते ही सारे एंट्स उन्हीं की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इस दौरान कुछ एंट्स हेलीकॉप्टर की तरफ भी आने लगे थे, तो जॉय बाहर जाता है और अपने फायर से उन एंट्स के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन इसके बाद भी कई सारे एंट्स बच गए थे, तो वो इस बार उससे भी ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिससे उनकी तरफ आ रहे सारे के सारे एंट्स झुलस कर मर जाते हैं और वो आग आइलैंड तक भी पहुंच जाती है। जिसके बाद वो सभी लोग आइलैंड पर उतरने वाले थे। दूसरी तरफ शिप से इंटरफेरेंस सिग्नल भेजना शुरू कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एंट्स के पास क्वीन का डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा। वहीं आइलैंड पर जापान के सभी हंटर्स उन एंट्स को बड़ी ही आसानी से मार रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगता है कि शायद वो सब अकेले ही इस मिशन को पूरा कर सकते थे। कोरिया के हंटर्स तो बस उनका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वहीं एक हंटर उस आग को देखकर सोचने लगता है कि उसकी आइस और चोई के फायर में कौन जीतता। दूसरी तरफ कोरिया की टीम उस वॉल्केनो के अंदर चली गई है और चोई अपनी पावर से ऊपर बैरियर बना देता है, जिससे कोई भी एंट अंदर ना आ पाए। पर वहां पर कई सारे रास्ते थे, तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो चाहे किसमें। तभी चोई काफी सारी फायरबॉल्स बनाता है और उन सभी रास्तों के अंदर एक एक को भेज देता है। हमें वो रास्ता ढूंढना है जो सबसे नीचे जाएगा, है ना? लगता है वो मिल गया। दूसरी तरफ जिनवू अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा था और आज भी कोई भी इंसान बाहर नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी लोग उस रेड को देख रहे हैं। इतने सारे एस रैंक हंटर्स हैं और सबके सब काफी ताकतवर। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ वो हंटर्स एंट्स को मारते मारते आगे बढ़ते जाते हैं और वो एग्स के चेंबर में जाते हैं, यानी क्वीन का रूम भी इसके आसपास ही होगा। तभी उनकी नजर एक बड़े से एग पर पड़ती है जो कि टूटा हुआ था। उसे देखकर ब्यूंग डर जाता है। हमें क्वीन एंट पर फोकस करना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ ये क्यों डरा होगा। एंट्स बड़ी तेजी से इवॉल्व करती हैं। उस संडे से निकला हुआ एंट पता नहीं कितना ताकतवर होगा। दूसरी तरफ केंजो को एक एंट घायल कर देती है, तो वो खुद को हील कराने के लिए शिम्यूसियो के पास जाता है। मैं तुम्हें हील तो कर दूंगी, पर इसके तुम्हें पैसे लगने वाले हैं। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? लेकिन तभी वहां पर एक और एंट्स का झुंड आने लगता है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन तभी केंजो देखता है कि शिम्यूसियो की गर्दन कट चुकी थी, जो देखकर उन दोनों की ही फट जाती है। और ये वाली वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करते हुए जाना।